जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। हमने अपने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान का पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा रखा था। तो आइए आज से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। बिना टाइम गवाए हुए हमको तैयारी करना है एग्जाम का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थे। कह रहा है ये जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं दिया गया था। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। भाई इसमें प्रावधान दिया गया था, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कौन सा नहीं शामिल था, विशेषताओं में से नहीं था, ये नहीं पूछ रहा है, ये तो था। दूसरा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया था। नहीं भाई ये गलत है। ये जो है, ये जो अवशिष्ट विषय है ये प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किया गया था, ये वायसराय को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? ये शक्ति वायसराय को मिला हुआ था। ये बात समझना, आप समझे कि नहीं? आपको पता है वर्तमान में अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारा की बात किया गया है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि 3 भागों में इनको बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। और मैंने बताया था अवशिष्ट विषयों के बारे में, जिसकी शक्ति किसके पास होती है वर्तमान में? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। बट उस समय किसके पास थी? वायसराय के पास थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। भाई ये बात तो एकदम सही है, जो प्रांत थे उनको आजादी यहीं से प्राप्त हो गया था, ठीक है ना। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है, एकदम करेक्ट है ये। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन सिस्टम को समाप्त कर केंद्र में द्वैध सिस्टम को लागू किया। ये भी एकदम सही है। मतलब हमारे कहने का सेंस इसमें से यही एक पॉइंट है जो गलत है, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा नहीं था विशेषताओं में से? तो कौन सा पॉइंट नहीं था? ये पॉइंट बी पॉइंट नहीं था। हमारा आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझे कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखने का प्रयास करते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। मैंने अपने पिछले वीडियो बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, मैंने आपको बताया था ना 1919 का एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो हुआ क्या, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में। बात समझे कि नहीं? कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में। तो कह रहा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। तो आपका ये वाला आंसर जो है एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कह रहा है निम्न में से कौन सा एक एक्ट है जिसने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या किया गया? भारत में एक संघीय शासन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अभी जस्ट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिफाइन किया था, किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। ओके, अच्छा ये गवर्नर जनरल यहाँ लिखा है, बट जानते हो आप वायसराय कर देना अगर वायसराय आंसर होगा तो, क्योंकि हम अगर आपको बताएं तो हुआ क्या 1773 के एक्ट में आपको पता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। फिर क्या हुआ 1833 के एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और 1858 के एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भाई साहब ये बात किसकी है? 1858 के बाद की है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वायसराय अगर दिया रहेगा तो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। देख रहे हो यूपीपीसीएस 2008 आईएएस प्री 2018 ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? कह रहा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है?
आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सिंपल सी बात है भाई, ये समझना आप थोड़ा से। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था नहीं, इसी के अंतर्गत जो हमारे संविधान में बहुत सारे सोर्सेस शामिल किए गए ना, इसी के अंतर्गत शामिल किए गए थे। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यही सही हो गया। तो नीचे क्या देखें, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा, ये सब अपना पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ इंपॉर्टेंट और स्थायी अवयव नहीं है। कह रहा है कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में एक्सेप्ट किया हुआ इंपॉर्टेंट और स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, तो यही ऑप्शन नंबर यही सही है। तो नीचे क्यों जाए, इधर दिमाग में रखना है। देखो भाई, 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह नहीं लिखा गया था कि देश के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए, बट जानते हो, अगर बात करें लिखित संविधान की, अगर बात करें तो ये पहली बार इसकी चर्चा क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था, ठीक है ना। क्रिप्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक कैबिनेट मंत्री था वो, ठीक है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं थोड़ा से, विधानमंडल हेतु निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तो शामिल था भाई, ये जो है ये शामिल था। नेक्स्ट है एक संघ की योजना पर विचार, ये भी करेक्ट था। नेक्स्ट है विधानमंडल हेतु सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, सही है, ये भी सही है। तो देश के लिए लिखित संविधान की व्यवस्था इसमें नहीं थी, ये क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत आया हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, ये बात दिमाग में रखना। 1935 का जो अधिनियम था नहीं, इसी के अंतर्गत बर्मा भारत से सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है। कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूपीपीसीएस में 2021-2011 में आया हुआ क्वेश्चन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। यार ये तो एकदम करेक्ट है, इसमें कुछ गलती नहीं है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष हेतु चुना जाएगा, ये भी एकदम करेक्ट है, 4 वर्ष हेतु चुना जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, ये भी एकदम करेक्ट है। तो पूछ रहा है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में कौन सा कथन असत्य है। तो भाई साहब सब सत्य है, इसमें से कोई असत्य नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर 1773 के एक्ट की बात करें तो इसमें कुछ प्रावधान थे, थोड़ा इसको समझो। देखो इसी के अंतर्गत क्या किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पेन, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर साइड लेमिस्टर। ओके, दूसरा पॉइंट, इसमें क्या किया गया था, इसमें कहा गया था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और बंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में इनकी जो पदावधि है, अर्थात इनका जो ड्यूरेशन है, टाइम है ना, मतलब वहां पर कार्य का जो टाइम है, कार्य करने की जो टाइम है, वो पहले 1 वर्ष था, उसको कितना वर्ष कर दिया गया बढ़ा करके, 1 से 4 वर्ष। और ये भी कहा गया इसमें अगर 24 सदस्य हैं तो प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य क्या होंगे, नए निर्वाचित होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट। फिर उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा ये तो हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए, सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये पॉइंट तो आपको समझना है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ाया है कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, ब्रिटिश संसद जो थी नहीं, उसका कंट्रोल हो गया किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों को बांट दिया गया। तो कह रहा है ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। अगर मैं बात करूं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, तो यह एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था।
अच्छा, रीजन क्या है? क्योंकि देखो, कार्यपालिका के पास भी न्याय देने की शक्ति थी उस समय, और न्यायपालिका के पास भी न्याय देने की शक्ति है। न्यायपालिका ने कोई न्याय दिया 6 वर्षों का, कार्यपालिका के पास वो बंदा भाग के गया, कहा नहीं हमको इन्होंने 6 वर्षों की सजा दिया है, तो कार्यपालिका ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी सजा 2 वर्षों की है। तो क्या हुआ, मतलब इनके शक्तियों का और इनके शक्तियों का टकराहट होना शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा भाई इनकी शक्तियों को बांट दिया जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। पढ़ लेना अपना, सब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। आओ 1813 के एक्ट में देखो, अगर मैं बात करूं 1813 के एक्ट की, तो क्या किया गया इस एक्ट के अंतर्गत, चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बात समझे कि नहीं? किंतु चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। ये कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही है ना? ये पूछ रहा है, सही है। आइए इसको पढ़ करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया। देखो, अगर मैं बात करूं, गवर्नर जनरल की जो शासी परिषद है इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 12 कर दिया गया। अगर मैं बात करूं 1853 के अधिनियम के अंतर्गत, तो उसमें कितना था? 6 था। किंतु इस एक्ट के अंतर्गत इनकी संख्या कितना कर दिया गया? 6 से 12 कर दिया गया। और इसमें कहा गया जिसमें से आधे सदस्य क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। तो क्वेश्चन तो यही दिया है ना, क्या इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करके लोकप्रियता का एक फुट डाल दिया। सही बात है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था और उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समझ रखे जाते थे। अब ये आपको समझना है, कह रहा सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था, सही बात है, और उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समझ रखे जाते थे। अर्थात कहने का सेंस ये है, गवर्नर जनरल को इस समय क्या पावर दे दिया गया था? कैसा पावर दिया गया था? वीटो पावर दिया गया था। समझे कि नहीं? कोई भी मैटर आता था, उन सारे मैटर को किसके पास रखा जाता था? गवर्नर जनरल के पास रखा जाता था। पूरा डिसीजन अंतिम रूप से कौन लेता था? गवर्नर जनरल लेता था। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। अच्छा यार, अभी मैंने बताया कि इसके पास पूरी शक्ति थी, तो ये क्या? ये गलत है। तो 1 और 2 किसमें है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी चीजें दिया गया है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था, 1861 का जो एक्ट था वो एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य शामिल किया गया। बात समझे कि नहीं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में टोटल 4 सदस्यों को शामिल किया गया। कौन कौन थे? क्लेवरिंग, मार्शल, बरवेल और फिलिप फ्रांसीसी। बट हुआ क्या? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 4 में से 3 कर दिया गया। समझे कि नहीं? 4 में से 3 कर दिया गया। किंतु 1833 में फिर चौथा सदस्य शामिल कर दिया गया था, किंतु वो क्या था? वो आपका अस्थायी था, अर्थात कह सकते हो स्थायी नहीं था। फिर क्या आया? 1853 का एक्ट, इसके अंतर्गत इस चौथे सदस्य को जो अस्थायी था इसको स्थायी कर दिया गया। और 1861 का एक्ट
1861 का एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंतर्गत 5वां सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ओके बॉस, आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1858 की बात कर रहा है, बहुत मजे की बात है। 1858 ये एक ऐसा शासन था, यह एक ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन होना स्टार्ट हो गया था और इसी के अंतर्गत बीओसी बीओडी को समाप्त कर दिया गया था। और आपको पता है ना, इसी को भारत शासन अधिनियम 1858 को इलाहाबाद का शाही दरबार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया था जिसके अंतर्गत ब्रिटेन की क्राउन के पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। समझे कि नहीं? कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। सही बात है, ये एकदम करेक्ट है। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। कर ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए फर्स्ट कानून या फर्स्ट लॉ ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। सही बात है, इनके मैसेज को पढ़ा गया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। करेक्ट, कौन सा सही है? यह भी सही है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। भाई एकदम करेक्ट है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 1 2 3 तीनों आपका सही है। बात समझे कि नहीं? अगर मैं बात करूं, इस समय जानता हो ये जो वायसराय है नहीं, इसके पास बहुत सारा पावर आ चुका था। इसके पास बहुत सारा पावर आ चुका था और वो निरंकुश हो चुका था, किसी की बातों को नहीं सुनता था। इसके पास अथाह पावर आ चुका था। समझे कि नहीं? तो कह सकते हैं तीनों आपका सही है। आइए इसके एनालिसिस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जो मैंने बताया, भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के प्रशासन को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। सही बात है। अब भारत का शासन इंग्लैंड के ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाने लगा। ये बात भी एकदम सही है। 1858 के अधिनियम में विधि निर्माण सिस्टम त्रुटिपूर्ण थी। सही बात है। वस्तुतः भारतीयों को विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। एकदम करेक्ट है, 1861 से आपको प्राप्त हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद ही प्रांतों के लिए विधि बनाती थी। ये बात दिमाग में रखना, गवर्नर जनरल की जो परिषद है वही प्रांतों हेतु क्या करती थी? विधि बनाती थी। और प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बना सकता था। इस प्रकार यह निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण द्वारा अधिशासित था। हमारे कहने का सेंस क्या था? मैंने क्या बताया? इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, या आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो वायसराय बन चुका है अब, इसके पास अथाह पावर आ चुका है। समझे कि नहीं? जो काम हो रहा है सब इसी की मर्जी को हो रहा है, इसके अंतिम मोहर इसी को लगाना है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन हेतु पहला कानून ब्रिटिश राज के अधीन अधिनियमित किया था। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बट फिर से आ गया है तो कोई बात नहीं है। भारत में पहली बार मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आपको पता है मिंटो को जो है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक का जनक भी कहा जाता है। समझे कि नहीं? सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। देखो, अगर हम बात करें 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार की, इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, ऐसा प्रावधान किया गया कि मुसलमानों के लिए क्या, एक मुस्लिम क्षेत्र, और उनको वोटिंग कौन करेगा? मुसलमान ही करेंगे। कैंडिडेट कौन खड़ा होगा? मुसलमान ही खड़े होंगे। समझे कि नहीं? इस पर पंडित नेहरू ने कहा था हमारे जो भारत के मुसलमान हैं इनके चारों तरफ एक दीवार खड़ा कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए दोस्तों,
यूपीपीसीएस, आरओ, इनको टारगेट करते हुए हम और हमारी टीम चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी तो चल ही रहा है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, सारी सीरीज आपकी चलाई जा रही है। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप सारे वीडियोस को देखते होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और हमारा मैक्सिमम सपोर्ट करने का प्रयास